नमस्कार साथियों, मैं कुमार किशन। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार किशन पर बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आपके साथ। तो साथियों, आज आपके बीच में लेकर के आए हूं एक अच्छा टॉपिक इतिहास के बारे में। तो साथियों, आज से शुरू कर रहे हैं हम राजस्थान के इतिहास की सीरीज, जिसमें हम राजस्थान के इतिहास की सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का पूरा पूरा इतिहास, कि राजस्थान का इतिहास क्या है, राजस्थान के इतिहास का उद्भव कैसे हुआ, राजस्थान का इतिहास का कैसे कैसे विकास हुआ और कैसे कैसे हमारे सामने आया, राजस्थान का इतिहास क्या है। तमाम ऐसी तथाकथित जानकारी हम आज की क्लास में और आने वाली क्लासों में लगातार आपके बीच में लेते रहेंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और आज आप इतिहास के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त करने वाले हो। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास की सीरीज का पहला जो सेशन है वो शुरू होने जा रहा है। तो साथियों, आपका पुनः वेलकम है। शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है इतिहास। इतिहास साथियों, इतिहास शब्द है, इसको अंग्रेजी में साथियों हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। साथियों, इतिहास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति और हास दो शब्दों से मिलकर के बना है। इति का अर्थ साथियों पूर्व में होता है, पूर्व में या पहले, पहले। और साथियों, हास शब्द का अर्थ होता है बीत चुका, बीत चुका या बीत गया। वैसे इसका अर्थ कम में लेते हैं, लेकिन यहां बीत चुका या बीत गया होता है। अब साथियों देखो, इसको पूरा जोड़ो, पहले बीत चुका, यानी जो पहले बीत चुका उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, है ना? समझ में आया? लेकिन साथियों, ये तो है संकीर्ण परिभाषा इतिहास की। हम बात करते हैं इतिहास की व्यापक परिभाषा की, कि इतिहास की व्यापक परिभाषा क्या हो सकती है, जिसे हमारे आसान, क्योंकि अभी समय हमने क्लास शुरू की थी, इस वक्त कुछ समय बीत गया तो वो भी इतिहास हो गया ना। तो इसी प्रकार किसे हम इतिहास कहेंगे, या इसे हम इतिहास कह सकते हैं, जो भी क्लास बीच में पहले शुरू किया था इसे भी इतिहास कह सकते हैं। ये साथियों इसकी व्यापक परिभाषा की तरफ जा रहा हूं, जरा गौर फरमाना, तवज्जो देना थोड़ा साथियों, कि ऐसी घटना, इतिहास की व्यापक परिभाषा बता रहा हूं, ऐसी घटना जो पहले या पूर्व, पहले घटित हुई हो। यहां तक तो संकीर्ण परिभाषा। अब इसकी बड़ी परिभाषा आ रही है, जो आपको आसानी से इतिहास की परिभाषा समझ में आएगी। ऐसी घटना जो पहले घटित हुई हो और जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हो। यह साथियों बहुत ही अच्छी बात है, जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हो, जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हो और जिसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। कौन सा हास? इतिहास कहते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इतिहास किसे कहते हैं, कि ऐसी घटना जो पहले या पूर्व में घट गई हो। घटना तो कोई भी हो सकती है जो पूर्व में घटी। अभी हमने कुछ समय पढ़ाया, वो भी एक घटना थी। अब हमें पढ़ाते हुए 5-4 मिनट हो गए हैं, तो ये भी घटना, लेकिन जिसके साक्ष्य मिलते हो, लिखित साक्ष्य, है ना, और जिसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो ऐसी घटना जो पहले घटित हो गई हो और जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। साथियों, इतिहास को लेकर के आज के जो साथी हैं, आज की जो युवा पीढ़ी होती है ना, उस युवा पीढ़ी में एक ऐसा एक ऐसा मतलब बात करें तो एक ऐसा प्रभाव उसमें दिखाई देता है कि वो इतिहास से लगातार दूरियां बनाते जा रहे हैं। इतिहास को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, इतिहास को नहीं समझ पा रहे हैं। समाज में इतिहास से संबंधित बहुत सारे मिथक हैं। मिथक का मतलब साथियों मेरा यहाँ ये है कि बहुत सारे भ्रम हैं इतिहास को लेकर के। कुछ लोग ये कहते हैं कि इतिहास में केवल केवल काल्पनिक बातें हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो साथियों, इतिहास हमें क्यों जरूरी है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, है ना, तो ये सब बातें आज आपको जानने को मिलने वाली है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इतिहास में डेट और सन का एक विषय है, इसको पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा आप लोग भी सुनते होंगे आसपास के आपके पर्यावरण में या आवरण के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में सुनते होंगे कि ऐसा लोग कहते हैं।
लेकिन साथियों उन जो लोगों का जो इतिहास को पढ़ने का, समझने का, जो इतिहास को देखने का जो नजरिया होता है वो दरअसल क्या होता है, गलत होता है साथियों। वो इतिहास को समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग ऐसी बातें करते हैं, है ना। और साथियों इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है। इसको हमें बहुत आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी बात, एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके आधार पे हम बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ निर्णय या किसी भी प्रकार की घटना का आवरण या चित्रांकन कर सकते हैं। साथियों कुछ साथी होते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, जो कहते हैं कि इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, हमें इसको नहीं पढ़ना, हमारे कोई काम की बात नहीं, इसमें केवल काल्पनिक बातें हैं, ये हमारे कोई लेना देना नहीं है इतिहास से, वो लोग कहते हैं। कुछ साइंस के विद्यार्थी आजकल मुझे ज्यादा देखने को मिलते हैं, कि सुनने में भी आया है कि साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं वो इतिहास को मतलब बहुत बुरा मानते हैं, कि भाई इतिहास क्या है, हमें नहीं पढ़ना, हम साइंस के विद्यार्थी, हमें इतिहास से क्या लेना देना, हमें इतिहास क्यों पढ़े, ऐसा उन लोगों का मानना होता है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हूँ, और मेरे मन में भी कभी एक कीड़ा था कि मैं इतिहास को कभी नहीं, जिंदगी में हिस्ट्री नहीं लूंगा, है ना, इतिहास पढ़ूंगा नहीं। लेकिन साथियों आपको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ तक कि मेरे एक और बात बताऊँ कि यहाँ तक कि मेरे कुछ साथी, मेरे कुछ सीनियर साथी हैं, वो इतिहास के इसका विरोध भी करते हैं। हालांकि मैं कभी इसका विरोध नहीं किया मैंने इतिहास का, हालांकि मैं ये मानता था कि भाई मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा और मैंने इसको समझा तो बड़ा आनंद आया और पढ़ाने का मन किया, और मुझे अच्छी तरीके से इतिहास में समझ विकसित हो गई। तो साथियों कुछ साथी होते हैं जो कहते हैं कि क्या जरूरत है इतिहास को पढ़ने की, क्या जरूरत है अशोक को पढ़ने की, क्या जरूरत है बाबर को पढ़ने की, क्या जरूरत है अकबर को पढ़ने की, क्यों पढ़ाया जाता है। आप भी ये सोचते होंगे कि क्या जरूरत है, ये क्यों पूछते हैं एग्जाम वाले, क्यों पूछते हैं एग्जाम में। राजस्थान की जितनी भी भर्तियां होती है इसमें राजस्थान का इतिहास आता है, भारत का इतिहास आता है, ठीक है। जो स्टेट लेवल की भर्तियां होती हैं उसमें भी इतिहास पूछा जाता है, विश्व का इतिहास पूछा जाता है। क्यों पढ़े भाई, हम क्यों पढ़े, आप भी ऐसा सोच रहे होंगे, है ना। आपके मन में भी इस प्रकार की विचारधारा उत्पन्न हो रही होगी। लेकिन साथियों मैं बता देता हूं कि इतिहास बहुत ही एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है ना, इसलिए इसको समझना चाहिए। और कुछ इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग जो कि इतिहास से हमेशा दूरियां बना लेते हैं और इतिहास पे दोषारोपण करते रहते हैं, जो कि जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो अपने आप को पता नहीं क्या ज्ञानी समझते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज की जो क्लास होगी उसमें आपको ये पता लगेगा कि इतिहास कितना आसान सब्जेक्ट है, कितना आसान विषय है, और इसे हमें पढ़ना चाहिए और इसे हमें समझना चाहिए। इससे हमें क्या होता है, देखो क्या, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास से हमारे कोई लेना देना नहीं है, भाई हम क्यों पढ़े इतिहास को, जब इतिहास लिखा गया था हम तो थे ही नहीं, जब इतिहास लिख रहे थे, इतिहास हुआ था तब हम थे ही नहीं, हम क्यों पढ़े भाई इतिहास को। तो साथियों मैं ये कहता हूँ कि वो लोग इतिहास को क्या है कि एक अच्छा विषय नहीं मानते, इतिहास पर ध्यान नहीं देते, इसलिए वो क्योंकि इतिहास से लगातार दूरियां बनाते जा रहे हैं, उसका नजरिया इतिहास के प्रति गलत हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि इतिहास का कोई रिवेलेंस नहीं है, रिवेलेंस नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, ये क्या है, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, ये क्या चीज क्यों पढ़े हमेशा, है ना। तो साथियों मैं बता देता हूँ, तो इतना इसको एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है एग्जाम में साथियों, इसलिए पूछा जाता है कि यह हमें बीती हुई घटनाओं के बारे में बताता है। इतिहास हमें जो पहले बीत चुका उस घटनाओं से अवेयर करवाता है, इसलिए साथियों हम इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़ना जरूरी हो जाता है। अगर जो साथियों मैं आपकी बात करूं तो कुछ साथी ये भी कह देते हैं कि इतिहास क्या जरूरी एग्जाम में पूछने, क्यों पढ़े, सेना में भर्ती में जाते हैं और अकबर बाबर के जो जन्म की बातें पूछते हैं, सीना फुलाने की जगह ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो साथियों ऐसा इसलिए पूछते हैं, ऐसा इसलिए प्रश्न पूछते हैं, इतिहास इसलिए पूछते हैं कि आप कितना जानते हो पीछे के बारे में, आप कितना जानते हो आपके भूतकाल के बारे में, आपके पूर्वज कौन थे, आप किसके वंशज हो, कितना इसके बारे में जानते हो। अगर आप पहले की बातें जानते हो तो जो कोई व्यक्ति होता है वो पहले की अगर बातें जान लेता है तो आने वाले समय में हमेशा सजग रहता है। कोई नीति का निर्माण बनाता है या किसी प्रकार की कोई भी क्रियाविधि का कोई निर्माण करता है तो पीछे के हिसाब को देख करके करेगा। जब उसे पीछे की इतिहास की पता नहीं हो तो फिर किस प्रकार की क्रियाविधि का निर्माण कर सकता है। और तो साथियों इसलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी हो जाता है।
कहते हैं, मतलब आपको एक बात बताऊं कि पहले जो लोग हुआ करते हैं ना साथियों, वो क्या कि इतिहास को बनाने के लिए, इतिहास बनाने के लिए मर मिट जाया करते थे। और आज के जमाने के जो लोग होते हैं ना, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो साथियों हिस्ट्री को डिलीट करने में लगी है। मोबाइल में आप देखते हो रात की 10 बजे की जो साइटें होती हैं उसको साथियों डिलीट कर देती है, क्योंकि उसे पता है क्या है, क्या देखते हैं, क्यों डिलीट किया जाता है, ये आप सबको भी पता है ना। क्योंकि आपको पता है इतिहास हमें बीती हुई बातों के बारे में बताता है, इतिहास व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताता है, इतिहास व्यक्ति के भावों के बारे में बताता है, इतिहास व्यक्ति के विचारों के बारे में बताता है ना। इसलिए व्यक्ति के विचारों से पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है ना। इसलिए वो लोग, तो उनकी जो सोच है वो गंदी है, उसकी जो विचारधारा है वो अच्छी नहीं है, इसलिए वो डिलीट कर देते हैं ताकि कोई दूसरा ना देख ले, है ना। इसलिए वो इतिहास क्यों होंगे, जिसकी विचारधारा गंदी हो, जो सोच गंदी रखते हैं, वो इतिहास को क्यों जानेंगे भाई। जिसको इतिहास लिखना ही नहीं हो, जिसको इतिहास बनाना नहीं, वो क्यों इतिहास को लिखना शुरू करेंगे, क्यों इतिहास को पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसी सोच वाले लोग नहीं पढ़ते हैं। इतिहास हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की, व्यक्ति के पहचान की, व्यक्ति के गुणों की, सब बातों का हमें ये इतिहास ही बताता है। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो हम उसके इतिहास को पूछते हैं, है ना साथियों। इतिहास हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताता है, हमारी सभ्यताओं के बारे में बताता है कि हम ऐसे थे और ये अब ऐसे हो गए, हम ऐसे थे और इस प्रकार थे और हम ऐसे होने वाले हैं, इस चीजों से अवगत कराता है। हम किस स्तर पे हुआ करते थे और किस स्तर पे हैं, ये भी हमें अवगत कराता है। इतिहास हमें ये भी बताता है कि हम कैसे निर्णय लें कि हम उस स्तर पे पहुंच जाएं, पहले हमने कैसे निर्णय लिए थे कि हम उस स्तर पे पहुंच गए थे। तो इसलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी हो जाता है। दूसरी बात मैं आपके सामने एक और रखूं कि इतिहास क्या कहते हैं, एक बात और आती है कि इतिहास की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। मतलब कि इतिहास की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। इतिहास में अगर आप पढ़ोगे नहीं तो इतिहास की गलती कौन सी वो आपको याद भी नहीं है, तो आप कैसे करोगे। आज के जमाने में देखो, सरकार कोई भी किसी भी प्रकार की नीतियां बनाती है तो वो इतिहास को ध्यान में रख के बनाती है ना, कि भाई पहले इस प्रकार की नीति बनी थी, इसके तो ये फायदे हुए और इतने नुकसान हुए, अब उसमें क्या परिवर्तन कर दिया जाए ताकि इस प्रकार का सुधार हो जाए। तो इसलिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और इतिहास बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको भी पढ़ना चाहिए इतिहास को। तो साथियों, इस प्रकार की विचारधाराओं को आपको भी त्याग देना चाहिए और इतिहास को पढ़ना चाहिए। बहुत ही आनंद का विषय है, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। इतिहास से आप कला संस्कृति को जानोगे, इतिहास से आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हो। तो साथियों, इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है। अब साथियों, इसलिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास में इसका कोई रिवेलेंस नहीं है। रिवेलेंस का मतलब साथियों, इसके कोई प्रासंगिकता नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है, रिवेलेंस नहीं, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। कुछ लोग इतिहास की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जिस कोई वस्तु से हम अगर रिवेलेंट नहीं होते हैं ना, तो वो चीज को, उस चीज को, उस वस्तु को हम त्याग देते हैं, है ना। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, माता पिता होते हैं, वो वृद्ध हो जाते हैं ना, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको एक अलग रख देते हैं, अलग कमरा दे देते हैं, है ना, उसकी ज्यादा वो नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा अनुभव होता है घर के बुजुर्गों के पास होता है साथियों। इसको उसको त्यागना नहीं चाहिए, उसके पास बहुत अनुभव होता है, उसके अनुभव को हमें लेना चाहिए, उसे हमें ये जानना चाहिए कि किस प्रकार से हम ऐसा काम करें कि ताकि हम अच्छे व्यक्तित्व को निर्माण कर सकें, एक अच्छे इंसान बन सके। उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उसने जीवन में उस अनुभव को जिया है। इसलिए कहते हैं ना कि एक कि जिस घर में, जिस किसी घर की ऊंची चमक धमक दे करके उसके अंदर मत जाना। अगर किसी घर के बाहर अगर बुजुर्ग लोग हंसते हुए मिले तो समझ लेना आशियाना अमीरों का है ना। तो ये जरूरी नहीं कि किसी की घर ऊंचा है, किसी का महल ऊंचा है, किसी के बड़े घर हैं तो उसके घर में बहुत अमीर लोग हैं। ये समझ लेना कि वहां पे हंसते हुए माता पिता अगर मिल जाए तो समझ लेना कि आशियाना अमीरों का है, चाहे वो झोंपड़ी क्यों ना हो। तो जहाँ पे बुजुर्गों की इज्जत होती है, वहां पे सब कुछ साथियों बहुत अच्छा होता है, वो सब सहमति से होता है। इसलिए साथियों, बुजुर्गों की हमें इज्जत भी करनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने क्या है कि इतिहास को एक बुजुर्ग बना के रख दिया है, इतिहास को वरिष्ठ बना करके रख दिया, उसको एक किनारे में कर दिया है। भाई इसका कोई रिवेलेंट नहीं है हमारे यहाँ पे, इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे इसको छोड़ दो। तो इसलिए इतिहास को क्या करता है, कुछ लोगों ने इसको रिवेलेंस नहीं रखते हैं इससे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमाणित इतिहास है, इसकी अप्रमाणिकता है। इसमें क्या है, प्रमाणिकता, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भाई इतिहास कब बना था, क्या प्रमाण इसके पास आपको,
क्या क्या है, हम तो जन्मे नहीं थे उस समय, हम क्यों पढ़े इतिहास को, उस समय हम तो थे नहीं, क्या जरूरत है इतिहास को पढ़ने, कोई प्रमाण तो है नहीं इसके, है ना। तो इस प्रकार की भी बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतिहास है वो डेट और सन का विषय है। किसका? डेट और सन का विषय है। साथियों इतिहास में कई कहते हैं कि डेट और सन का विषय, इसमें डेट और सन ही सन भरी पड़ी है, क्या याद करें उसको, क्यों याद करें सन को, क्या जरूरत है ऐसा। ये कुछ लोग कहते हैं इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ने का विषय है, ये गड़े मुर्दे मुद्दे होते हैं उसको उखाड़ता है, क्यों पढ़े हम ऐसी चीजों को, है ना। इस प्रकार की भावना भी लोगों में भरी हुई रहती है। और साथियों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतिहास में तर्क नहीं है। क्या नहीं है? तर्क नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, विज्ञान के लोग है ना, क्योंकि विज्ञान के लोग हैं, साइंस के लोग विद्यार्थी हैं, साइंस के लोग ये कहते हैं कि हमें तर्क चाहिए, सबूत चाहिए हमें, है ना। अब कहते हैं इसके क्या सबूत है भाई, इतिहास के कब बना था, क्यों बना, कैसे बना, ऐसे प्रश्न करते हैं, है ना। तो इतिहास के तर्क नहीं मिलते, तब तुम ये कहते हैं कि तुम इसको तर्कशील करो, हम इतिहास को मानने लग जाएंगे, ऐसी विचारधारा रखते हैं लोग। तो इसको लेकर के भी कुछ बातें हैं। और साथियों आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, जब एक इतिहासकार इतिहास लेखन करता है ना, तो इन चारों चीजों को ध्यान में रखता है, प्रासंगिकता को और अप्रमाणिकता को, डेट को, तर्क को, डेट और सन, इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए इतिहास का एक इतिहासकार है जो लेखन करता है। अब साथियों बात आ गई, ध्यान रहे कि जो लोग इतिहास को नहीं समझ पाए, जो लोग इतिहास को नहीं पढ़ पाए, जो लोग इतिहास को नहीं समझ पाए, वो मेरी नजर में साथियों अज्ञान लोग रह गए। अज्ञानी है, उसको पता नहीं इतिहास क्या है। अरे जिसने कभी पढ़ा ही नहीं इतिहास को, फिर भी गलत बता रहे हैं इतिहास को। अरे एक बार पढ़िए, समझिए इतिहास क्या है, आपका इतिहास क्या, आप किसके वंशज हो, एक बार पढ़िए ये चीजें, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। यार आपको पीछे का पता नहीं, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, है ना। तो एक बात आती है ना कि मेरे नजर में वो क्या है, एक अज्ञान है, आप अज्ञानी हो, आप अपने आप को ज्ञानी न समझे, आप ज्यादा इतिहास को कहते हो ना कि इतिहास मुझे नहीं आनंद इस चीज में, तो आप पढ़िए इतिहास को, एक बार पढ़िए, आपको आनंद आएगा और आप जान जाएंगे कि आप क्या इतिहास में बहुत अच्छी रुचि बन जाएगी आपकी। ये गारंटी देता हूँ इस बात की। और मैं बहुत अच्छी तरीके से आसान भाषा में आपको राजस्थान का जो इतिहास है इस सीरीज में बहुत आसानी से पढ़ाने वाला, बहुत आसान शब्दों में, देसी भाषा में, बहुत मनोरंजन के साथ पढ़ाने वाला हूँ साथियों, तो आप ध्यान देना बिल्कुल। और साथियों अब ये बात आती है कि इतिहास, प्रश्न आता है कि इतिहास महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, और महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कैसे। अब आप भी प्रश्न पूछ लेते हो कि भाई इतिहास जो महत्वपूर्ण कैसे है, क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास। देखो मैं एक इतिहास का विद्यार्थी भी हूँ और एक इतिहास को पढ़ाने में भी रुचि रखता हूँ, तो शिक्षक होने के नाते मैं क्या है कि इतिहास को इतिहास ने कह करके एक नाम देता हूँ, एक नाम मानता हूँ। मेरा अपना मानना है कि इतिहास का नाम है जो क्या कर देना चाहिए, इतिहास ने लिख करके इसका नाम कर देना चाहिए समाधान। आपको पता है इतिहास हमारी समस्याओं का समाधान करता है, समझ में आ गया होगा। क्या नाम कर देना चाहिए, समाधान कर देना चाहिए। देखो हम बात समाधान कैसे करता है इसके बारे में आपको पता है, और आपको थोड़ी सी बातें और भी बता देता हूँ। जैसे मैं आपके सामने भारत के इतिहास की बात करूंगा, विश्व की नहीं करूंगा, क्योंकि अपन राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे, भारत की बात कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बात लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे भारत के इतिहास की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, भारत के इतिहास की, भारत के इतिहास की बात करता हूँ। ये भारत आपके सामने, भारत की प्रतिबिंब, भारत का प्रतिबिंब आपके सामने, रोज आप देखते हो भारत को टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो तमाम जानकारी आपको सोशल मीडिया पे है, जो भारत की तस्वीरें, भारत की हर जानकारी आपको दिन प्रतिदिन रोज मिलती हैं। सुबह पहले आपके सामने अखबार आ जाता है, आप अखबार को देख करके आप बीती घटना को, वो भी बीती हुई घटना को बताता है, तो वो क्या है, इतिहास तो है, इतिहास ही तो बता रहा है। और अखबार जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, ये क्या है कि इतिहास के दर्पण होते हैं साथियों, जो इतिहास को बताते हैं, इतिहास को दिखाते हैं। और साथियों एक बात और बताऊं, न्यूज़पेपर जो अखबार होते हैं ना, वो एक समाज का साहित्य है, और साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है साथियों। तो भारत का दर्पण क्या है, भारत का दर्पण साथियों भारत का इतिहास है। क्या है भारत का दर्पण, भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास, भारत का क्या है, दर्पण है। और भारत का इतिहास देखने के लिए हम क्या करते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है। और आप रोज प्रतिदिन दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन आप ऐसी घटनाएं देखते हो, रोज प्रतिदिन न्यूज देखते हो, तो उसमें अखबार में आपको सबसे पहले मिलता है कि 50 ऐसी घटनाएं आप रोज देखते हो, और जिसको देख करके आप पूरी दुनिया को खोजते रहते हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रकार। तो आप इतिहास को देख तो कहते हो ना, आपको इतिहास पता है तभी तो ये बातें कह रहे हो। आप सुनते हो कि भाई देश में इतने, राजस्थान में इतने बेरोजगार हैं,
और भर्तियां नहीं आ रही हैं, और देश में राजस्थान में शिक्षा है, देश में शिक्षा है, स्त्रियों की दशाएं बहुत खराब है, जातिवाद है, छुआछूत है, जातिजात छुआछूत है, यानी अनटचेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है देश के अंदर, अब भी मौजूद है, छुआछूत है। और बात करें तो ब्राह्मणवादी विचारधाराएं हैं, है ना, इस प्रकार की बातें आप अखबार में रोज सोशल मीडिया पे शेयर होते हुए देखते होंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, इतिहास के दर्पण है। इतिहास को आप रोज देखते हो, फिर भी कहते हो हम इतिहास को नहीं पढ़ते, इतिहास से हम दूरी बनाते हैं। भाई क्यों बना रहे हो दूरी? तुम इतिहास को एक अपने मन में एक ऐसा कीड़ा बना कर घुसा रखा है, आज उसको काट दीजिए साहब, इसको काट दीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में हम इतिहास को पढ़ेंगे। तो साथियों, आपको जब जब राजस्थान का इतिहास जानना है, जब जब आपको भारत का इतिहास जानना है, जब जब किसी देश का इतिहास जानना होगा, तो आपको भारत का इतिहास, उस देश का इतिहास खोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हो कि स्त्रियों की दशा खराब है? क्योंकि आपको इतिहास पढ़ोगे तब तो कह सकते हो कि पहले भारत की स्त्रियों की दशा ऐसी थी, आज भारत की स्त्रियों की दशा ऐसी है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि बाजार आज बेरोजगार ज्यादा हो गए, पहले कम थे क्या? तो पहले कैसे थे, आज कैसे? तुलना किससे आधार पे कर रहे हो? इतिहास के आधार पे कर रहे हो, है ना। और कौन सा टैक्स, कौन सा बिल सरकार ने पारित कर दिया, किसानों का बिल ये पारित कर दिया, आप लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो भाई साहब, क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपने पीछे देखा है, ऐसा पारित करने पर ये हुआ, और ये हो सकता था, पहले पारित नहीं हुआ, अब हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया? ये सब किसके आधार पे कर रहे हो? इतिहास के आधार पे। तो फिर आप इतिहास का विरोध क्यों कर रहे हो? तो इतिहास को पढ़िए, इतिहास को समझिए। इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अली, मेरे सखा, बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है इतिहास। अब बात करते हैं इतिहास। इतिहास को आप समझ गए होंगे साथियों, कितना महत्वपूर्ण, इसको पढ़ना क्यों जरूरी हो गया। और आप भी आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत कुछ आनंद, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतिहास क्या है? इतिहास, भारत का इतिहास। कुछ लोग यहाँ तक ही कहते हैं कि भारत का इतिहास तो वास्तविक है ही नहीं, रामायण महाभारत ये सब ग्रंथ, ये सब झूठ है, ये भी करते हैं। हालांकि उसके जो बड़ा चढ़ाकर लिख दिया वो अलग बात है, लेकिन जो उसमें हुआ लिखा है वो थोड़ा, एक पता है इतिहासकार चीजें लिखता है, तो भाई अपना कुछ लिखेगा तो उसमें हूबहू तो ऐसी चीजें तो लिख नहीं सकता, हर चीज यहाँ थोड़ी होती है, कुछ ना कुछ तो उसमें लिखना पड़ेगा ना, प्रकाश डालने के लिए, रुचि बनाने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार करने के लिए तो वास्तविकता का काल्पनिक से मत जोड़िए, इतिहास को आप काल्पनिक मत मानिए, इतिहास वास्तविक है। और अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हो, अगर आप किसी दूसरे देश के या किसी विश्व के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, तो इतिहास को पढ़ने पड़ेगा। देश में जाने तो दूसरे देश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको विश्व को जानना है तो विश्व का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको राजस्थान को जानना है तो राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। आपको जरूर राजस्थान का इतिहास, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में जाना है, अगर आपको एक अच्छा अधिकारी पद पे जाना है, या किसी आरएस लेवल पे जाना है, या फिर कोई अच्छा एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो आपको इतिहास जानना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि भाई हम ऐसे काम चलाएं, तो भाई ऐसा चल रहा है तो चलेगा, ऐसा सबका चल रहा है तो वो चलेगा वैसे। तो इतिहास बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये थी इतिहास की भूमिका के बारे में कि इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या क्या जरूरी है, इस बारे में ऐसी बातें बताई। लेकिन साथियों, ये बहुत कम बातें हैं, लेकिन इस पे कभी एक अलग से क्लास हम बनाएंगे, क्योंकि ये तो राजस्थान की सीरीज है। जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, विश्व के इतिहास पढ़ेंगे, तो मैं आपको पूरा पूरा इतिहास समझाऊंगा कि भाई इतिहास क्यों जरूरी है। एक बहुत बड़ी क्लास बन जाती है, एक अच्छी यहाँ पे डिबेट भी हो सकती है इतिहास पर, आप बात करें तो इसमें तो एक अच्छा वक्तव्य, एक अच्छा वक्तव्य भी उस पर दिया जा सकता है। क्योंकि इतिहास, जब राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं अभी हम, भूगोल भारत का इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको पूरा पूरा बताऊंगा। आप लोगों का केवल सहयोग चाहिए, आप लोगों का केवल साथ चाहिए मेरे साथी। क्योंकि कहते हैं ना कि तू जरा साथ दे तो और बात है, ये धरा साथ दे तो और बात है, कि तू जरा साथ दे तो और बात है, ये धरा साथ दे तो और बात है। यूं तो चल सकते हैं एक पांव से, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। केवल साथियों आपका सहयोग और आपकी भावनाएं, आपका एक केवल आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग मिला तो मैं आपके सामने इंडियन हिस्ट्री भी लेकर के आऊंगा, बहुत आसान भाषा में। राजस्थान की हिस्ट्री तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में पढ़ा ही रहा हूँ, अभी पढ़ाने वाला हूँ, अभी पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ानी शुरू भी कर दिया, अब आपके सामने है, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ। और इसी प्रकार इंडियन हिस्ट्री, पूरी विश्व की हिस्ट्री तक हम पढ़ेंगे, बड़ी आसानी भाषा में पढ़ेंगे। तो साथियों बने रहिए, आप हमेशा अंत तक, वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अब आप समझ गए कि राजस्थान इतिहास पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो ये समझ गए। अब अपन बात आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, इतिहास के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो साथियों, इतिहास है वो हिस्ट्री, अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास दो शब्दों से मिला है, पूर्व या पहले या बीत चुका, जो पहले घटना जो बीत चुकी है, जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसे इतिहास कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, ये बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। अब साथियों प्रश्न यही उठता है कि भी इतिहास की शुरुआत कैसे हुई,
है ना। अब आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहा होगा, जब मैंने इतिहास को पढ़ना शुरू किया था तब मेरे दिमाग में यह प्रश्न आया था कि भाई इतिहास की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या कारण रहे ऐसे कि इतिहास की शुरुआत हो गई, है ना। तो साथियों बात आती है कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहां से हुई, ये प्रश्न आता है ना दिमाग में। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इतिहास की जो शुरुआत है, जब से मानव का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ? मानव का जन्म। जब से मानव का जन्म हुआ है तब से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। कब से? जब से मानव का जन्म हुआ है तब से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। आप फिर प्रश्न दिमाग में, आपके दिमाग में फिर प्रश्न उठ रहा है कि भाई मानव का जन्म कब हुआ? तो भाई साहब मैं हूं ना आपके सामने बताने वाला, बताऊंगा। मानव का जन्म साथियों सबसे पहले हुआ था पाषाण काल में। कब हुआ था? पाषाण काल में। मानव का जन्म हुआ था पाषाण काल में। पाषाण काल में हुआ था मानव का जन्म। अब ये पाषाण काल क्या है, ये भी प्रश्न। तो साथियों ये हिस्ट्री का प्रश्न है। हिस्ट्री में इस प्रकार काल बांटे गए हैं। पाषाण काल देखो, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक कालों को 3 भागों में बांटा गया, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर आया इसके बाद सिंधु काल, ठीक है, फिर आया वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, फिर इसके बाद क्या आया कि मौर्य काल, फिर उत्तरोत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, है इस प्रकार क्या है कि चलते गए। ये इतिहास का क्रम है। जब इतिहास का क्रम पढ़ेंगे ना तब इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। तो साथियों ये था पाषाण काल, या हिस्ट्री के हिसाब से बांटे गए काल है, समझ गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा मानव की उत्पत्ति के बारे में, ताकि आप समझ जाओ कि इतिहास की शुरुआत कैसे। थोड़ा सा आप अच्छी डिटेल से समझ जाओगे इस बात को लेकर के, आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ जाएंगे मानव की उत्पत्ति कैसी हुई, और इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं भूगोल की तरफ लेकर के जाना चाह रहा हूँ, जियोग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जियोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे हमें भौगोलिक जानकारियां प्राप्त होती हैं, धरती के बारे में जानना बहुत कुछ जरूरी हो जाता है। तो मानव की जो उत्पत्ति वो कैसी हुई, मानव का जन्म अलग बात है, मानव का जन्म किस प्रकार होता है ये बायोलॉजिकल बातें हो जाती हैं, हम बायोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान में। लेकिन हम बात कर रहे हैं भूगोल के हिसाब से साथियों, किसके आधार पे? भूगोल के आधार पे बात कर रहे हैं। तो भूगोल के आधार पे बात करें तो एक बात बता देता हूं आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है साथियों अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप पे सर्वप्रथम मानव के अवशेष मिले थे। अब साथियों मैं आपके सामने एक महाद्वीप का चित्र बना रहा हूं। देखो छोटी सी एक, हालांकि अपने को थोड़ा सा बनाना है, काम चल जाए बस, कितना काम चलाओ, अले नाको लाग जा, वो आपनो नाको लाग जाइए, इसमें लाग जाओ। मान लो थे सोच लियो थान बनाना हुआ है, मेरे से देख लियो थोड़ी सी एक तरफ, वो से देखो। ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप क्या है, ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। और साथियों इस अफ्रीका महाद्वीप की क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर एक झील पड़ती है, ये इतनी बड़ी झील है साथियों। इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी टोरिया? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है साथियों, यहाँ पे क्या है? विक्टोरिया झील है। यहाँ पे साथियों पड़ती है विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील साथियों यहाँ पे पानी बहुत गहरी है साथियों, कूद मत जाना, इतनी गहरी है, 272 फीट से ज्यादा गहरी है। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो साथियों 68,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये 68,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है, इतनी बड़ी झील है। कूद मत जाना, बहुत गहरी है, बाहर नहीं निकल पाओगे, इतनी गहरी झील है ये साथियों विक्टोरिया झील। और साथियों इस विक्टोरिया झील के पूर्व में यहाँ देखो, यहाँ पे है जो मानव का जन्म हुआ था। यहाँ पे मानव का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ पे साथियों क्या मिला था? सर्वप्रथम मानव के अवशेष मिले थे, मानव का जन्म यहाँ पे हुआ। अब साथियों फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ गया कि भाई उस जमाने में पाषाण काल में आज से कितने वर्ष पहले मानव का जन्म हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि वहां पर मानव आज के जैसे आपके मन में चला है कि भाई आज की तरह चश्मा लगाए हुए, पैंट शर्ट बूट कोट पहने, ऐसा थोड़ी था व्यक्ति, ऐसा थोड़ी था कि हेयर स्टाइल बनाए हुए ऐसे, और ऐसे अलग घड़ी गाड़ी सब कुछ बूट सूटेड बूटेड थोड़ी था। पहले ऐसे मानव नहीं हुआ करता था साथियों, बहुत बाद में आया ये जो आज का मानव है। क्या बोलते हैं इसको? होमोपेंसियस क्या बोलते हैं आज के मानव को, जिसका रूप है ना। तो साथियों ये जो है होमोसेपियंस, ठीक है साथियों, ये जो मानव है ये उस समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, आज के जैसा मानव नहीं हुआ करता था। पहले एक साथियों हुआ करता था, चिंपैंजी नाम का बंदर हुआ करता था। चिंपैंजी नाम का एक बंदर हुआ करता था।
साथियों उस बंदर से क्या है कि धीरे धीरे आज का जो मानव है, जो वर्तमान में है, जो मानव है, वो प्रचलन में आया है। साथियों चिंपैंजी नाम का बंदर हुआ करता था। ये बंदर साथियों मानव का क्या है, वंशज है। किसका वंशज है? मानव का वंशज कौन है? साथियों प्रश्न आ जाए कि मानव के वंशज कौन है? चिंपैंजी बंदर है, वो मानव के वंशज है। और साथियों ये चिंपैंजी बंदर हुआ करता था, वो यहाँ पे मिला था सबसे पहले। और साथियों इस बंदर का क्या टारगेट था? एक ही लक्ष्य हुआ करता था, ये यहाँ रहता था और इसका एक ही लक्ष्य था, भरण पोषण करना। क्या करना? भरण पोषण करना। भरण पोषण साथियों आप समझ गए होंगे क्या होता है। देखो भरण पोषण क्या होता है? देखो भरण पोषण होता है कि साथियों एक छोटा बच्चा होता है, घर में होता है, आप जानते हो, आपके भी होगा, है ना। तो उस छोटे बच्चे को क्या है कि हम कोई भी चीज देते हैं ना, तो वो क्या करता है, जैसे ही लेकर अपने मुंह की तरफ ले जाता है। और हम जैसे आपने मोबाइल दिया तो वो मुंह की तरफ ले जाएगा। आपने मोटरसाइकिल की या कोई भी सामान दे दिया उसको, वो अपने जैसे मार्कर दे दिया तो वो मार्कर अपने मुंह की तरफ खाएगा उससे पहले, और कुछ नहीं करेगा, खाएगा। तो इसी प्रकार क्या कि ये जो चिंपैंजी नाम का जो बंदर हुआ करता है ना, ये क्या करता था कि उससे पहले कोई भी चीज दिखती नहीं उस आसपास के क्षेत्र में, तो उसको उठाता और खाता। यानी उसका काम था बस खाना, भरण पोषण करना, अपना पोषण करना, खा लेना सब चीज को, ऐसा उसका काम हुआ करता था। तो साथियों ये हुआ करता था चिंपैंजी बंदर। अब साथियों ये वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि बंदर मतलब ऐसे कैसे हुआ करते थे आज के। देखो चिंपैंजी, गोरिल्ला देखा आपने? गोरिल्ला, गोरिल्ला नहीं, गोरिल्ला, गोरिल्ला नहीं कह सकते, लेकिन गोरिल्ला जैसा मतलब ऐसे लंबे लंबे काला काला एकदम तगड़ा, है ना, शरीर हुआ करता था, हट्टा गट्टा, और एकदम काला, बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, बड़ा भद्दा हुआ करता था साथियों मानव उस समय में। ऐसे चलता था, ऐसे उकड़ मार के ऐसे, है ना। तो इस प्रकार के जो मानव हुआ करते थे पहले, जिसको साथियों क्या कहा करता थे, आदि मानव के नाम से जाना गया। क्या कहते हैं? आदि मानव, आदि मानव कहा गया। ठीक है, आदि पहले मानव, आदि मतलब पहले पहले का मानव। ठीक है, आदि मानव हुआ करता था। अब साथियों क्या हुआ कि उस जमाने में आपको पता है कि न तो क्या है कि उस जमाने में भरण पोषण करता था, तो उस जमाने में न तो क्या है कि कोई उसके पास न तो कोई धातु की कोई बड़ा हथियार होता था, नहीं उसके पास आज की तरह कोई ऐसे थोड़ी डाइनिंग टेबल पे चमची चमची लगाई हुई स्टील सड़ी, उसमें धातु थी नहीं, न तो सोना था, न चांदी था, न लोहा था, कुछ भी नहीं था। उसमें साथियों क्या हुआ करता था? पत्थर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पत्थर, केवल और केवल साथियों पत्थर हुआ करता था। और पत्थर को आपको पता है संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? पाषाण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण। तो उस पत्थर के काल को पाषाण होता था, पाषाण मिला, तो इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। अब आपको समझ में आ गया पाषाण काल क्या था, मानव का जन्म पाषाण काल में हुआ था। तो ये पाषाण काल साथियों। अब क्या है कि मानव है वो यहाँ पे फिर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है इस विक्टोरिया झील के आसपास। और क्या है कि इस प्रकार की बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथियों। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, आपको याद में रहनी चाहिए साथियों। अब क्या हुआ, भरण पोषण कैसे करता था, क्या भरण पोषण में खाता था, ये आपके मन में आता होगा। तो साथियों भरण पोषण में क्या, ये मानव है साथियों, ये झील है। ठीक है, अब साथियों ये जो भरण पोषण में क्या खाता था, ये भरण पोषण में साथियों कंदमूल, कंदमूल समझ गए, पेड़ पौधे की पत्तियां होती थी ना, पत्तियां होती थी, शाखाएं होती थी, जड़ें होती थी, इस प्रकार के खाता था साथियों। और जो उसको मन में आता था वो खाते था। आज की तरह ऐसा नहीं था कि भाई उसको मतलब बर्गर मिल गया और पिज्जा मिल गया, ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, वो ऐसे नहीं खाता था। आपने साथियों इसका कोई देखो कोई स्थान भी नहीं हुआ करता था। ये पेड़ पौधे की पत्तियां खाता, जहां मन करा वहीं सो जाता था, आनंद की अनुभूति ले लेता। उसको लगा कि भाई पेट भर गया, अब यहाँ पे सोना चाहिए, बस वहीं अपना, उसको कोई बिस्तर वास्तर की जरूरत नहीं होती थी, वो जहां बस उसके मन में आया वहीं पर सो जाया करता था, ऐसा होता था साथियों। अब क्या हुआ कि आपने देखो, एक उदाहरण देता हूं मैं, आपने कुत्ते को देखा होगा। कुत्ता क्या करता है कि दिन भर मतलब इधर उधर घूमता है, कुछ रोटी मिली इधर मिली, उसको रोटी खाई, और उसको कोई घर की टेंशन नहीं होती है कभी, उसको खाई ऐसे, मतलब वही उसको मन लगा कि भाई यहीं सोना है तो सो गया। और मान लो कि उसको कुत्ते को क्या होता है, देखो मूत्र विसर्जन करने की इच्छा हो जाएगी, भाई ये NH11 है, यहाँ पे मूत्र विसर्जन नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है भाई मूत्र विसर्जन करना 500 रुपये जुर्माना है, तो वो कुत्ता तो वही कर देगा, उसको क्या पता। तो इसी प्रकार का हुआ करता था चिंपैंजी बंदर यानी आदि मानव। तो उसको लगता नहीं कभी यहाँ मूत्र विसर्जन नहीं करना है, सुलभ शौचालय में हमें करना है, इस प्रकार की बातें उसके मन में नहीं थी। वो उसको जचता वहीं सोता खाता पीता, बस काम ही एक था उसका, भरण पोषण करना, अपना खाना, बस जो दिखे उसको खा लेना। ठीक है, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। अब साथियों मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, जियोग्राफिकल बातें की ओर करूंगा। तो साथियों हुआ क्या कि इस झील के किनारे, यहां से एक झील के किनारे नहीं, सॉरी, यहां से एक नदी निकलती है साथियों। ये नदी निकल रही है, ये नदी है और भूमध्य सागर में गिरती है साथियों, यहां से निकलती है भूमध्य सागर में, ये नदी भूमध्य सागर में गिरती है।
ठीक है। इस नदी का नाम है साथियों नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। ये नील नदी साथियों इस झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से, और ये नदी है भूमध्य सागर में गिरती है। और साथियों यहाँ पे बहुत घना जंगल, बहुत बियाबान जंगल है साथियों, यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल साथियों। इस जंगल में ये मानव है जो चिंपैंजी नाम का जो बंदर है वो घुमा करता था। अब साथियों बात आगे की तरफ बढ़ाते हैं। समय बीतता गया, धर्मंजला धर्मंजला धर्मंजला, टाइम निकल तो गयो, और एक दिन इश्यू आयो कि जब मानव के घूमतो के करो ये नदी का किनारा आ गयो भाई, इस जगह आ गयो, अठा आ गयो नदी का किनारा। अब ये नदी का किनारा है तो इजा के देखियो पानी, देखियो पानी देखे तो देखने बात करनी पहले पानी की चीज हो, इसको पता ही नहीं कि पानी पीने के काम आता है, प्यास बुझाई जाती है पानी से, उसको पता नहीं था बिल्कुल भी कि भाई पानी से प्यास बुझती है या नहीं बुझती है, क्या होता है कुछ नहीं होता है, इसी प्रकार की इसके विचारधारा है। नहीं तो उसको प्यास की पता है, नहीं उसको ये पता था कि आग के नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं उसे आग के मतलब आग जैसी भी कोई चीज होती है उसको पता नहीं था। कहते हैं एक बात कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि ये जो आदि मानव था वो एक बार क्या है कि हम भरण पोषण कर रहा था। भरण पोषण मतलब यहाँ से पेड़ पौधे खा रहा था, और क्या कि वो औजार किसके पत्थर के बनाता था, पत्थर उस समय हुआ करता था, उसके जो नुकीले पत्थर होते हैं उससे कोट लिया। एक दिन क्या किया कि उसको एक पत्थर मिला थोड़ा सा, वो क्या हो गया इस प्रकार से बद्रूप पत्थर था, उसको लगा कि भाई उस पेड़ पे मतलब एक कदमूल जो लटका फल लटका होगा तो उसको तोड़ देते हैं। तो उसने पत्थर को फेंक के मारा तो पत्थर उस पेड़ के लगा और वो फल तो नीचे पड़ गया। उसको लगा भाई क्या लटका है, कोई आम वगैरह होगा भाई उस जमाने में, तो आप थे नहीं थे, मैं भी नहीं था, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई लटका रहा था। तो उसने ऐसे मारा पत्थर को, नीचे पड़ा, वो पत्थर स्पीड से मारा उसने, वो जाके दूर लगा तो उस पे नीचे जो पत्थर था उससे टकरा गया, और वहां पे कोई सूखा पेड़ था और सूखा पेड़ खड़ा था, और उस पेड़ पे क्या कि पत्थर जैसे टकराया तो वहां पे आग पड़ी। आग लगते क्या हुआ कि जो पेड़ था सूखा था, घास भी आसपास में थी सूखी हुई थी, तो साथियों वो आग पकड़ गई, और आग पकड़ गई वो आदि मानव क्या करने लगा, वो जैसे उसको मिला ना अपने वो फल, तो उसको बैठ करके आराम से साइड में मुंह करके बैठ गया और खाने लग गया। अब कुछ देर खाने के बाद पीछे देखा तो एक अजीब तरीके की लपटें लग रही थी, पेड़ से आग आ रही। उसने सोचा यार मामला क्या है, ये क्या है, ये फंडा क्या हो गया भाई, आश्चर्यचकित हो गया भाई ये बात क्या हो गई। वो उसके पास गया देखने के लिए, गया भाई पहली बार कोई चीज देखते हैं तो बहुत यहाँ मतलब अचंभे से रह जाते हैं ना, वैसे उसके पास गया तो उसने क्या एक पास में लकड़ी पड़ी थी उसको उठाया, और लकड़ी को उठाया और उसके अंदर दिया, तो गर्म लगा हाथ को गर्म लगा, तुरंत वापस खींचा, उसने वापस खींचा, लकड़ी जल चुकी थी। उसने कहा ये क्या हुआ, लकड़ी जल गई। उसने इधर फेंक दिया लकड़ी को। अब साथियों जैसे लकड़ी को उसने इधर फेंका तो वहां पर भी सूखी घास थी, अब सूखी घास थी तो उस घास में पड़ गई तो घास भी जलने लग गई। अब भाई घास जलने लग गई तो उसने कहा यार मामला क्या है, ऐसे करके साथियों धूं धूं पूरा जंगल ताबड़तोड़ तरीके से जलने लगा, पूरा जंगल जल के तैश नैश हो गया। अब भाई उसके समझ में नहीं आया भाई बात क्या हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस प्रकार के भाई आदि मानव था, उसको पता ही नहीं था कि भाई आग होती है साथियों। तो वो उसको मन में ये सब बातें मन में हो गई, भाई ये हुआ क्या, क्यों हुआ, इस प्रकार की बातें उनके मन में छा गई, यार क्यों हुआ ऐसा, है ना। अब जी पेड़ पौधे सब जल गए, राख हो गई, जीव जंतु पेड़ में जितने थे सब जल गए साथियों, है ना। अब साथियों अब उसको भूख लगी, अब भूख लगी तो खाए क्या, क्योंकि जीव जंतु भी जल गए थे और पेड़ पौधे भी जल गए थे, सब जल गए थे। तो दुखी हो गया बंदा, दुखी हो गया भाई साथियों। अब दुखी मन से बैठ गया, उदास मन से बैठ गया, भाई क्या करें, भूख लगी है, खाएं तो क्या करें। लेकिन मन मार के साथियों उसने सोचा कि यार भूख लगी है, चलो कुछ जीव पड़े थे मरे पड़े उसको खा लेते हैं, ऐसा उसने सोचा। तो साथियों उसने वहां से चला और एक जीव था मरा हुआ था, तो आग में सिक चुका था, भून चुका था, कच्चा जानवर था, वो भुना हुआ जानवर होता है कच्चा, ठीक है, उसको भुना हुआ जानवर बोलते हैं, ठीक है। तो उसने उसको उठाया और खाया। जैसे उसने साथियों खाया, मुंह के अंदर दाबा और जैसे जाड़ को दबाया नीचे, तो साथियों पहले की अपेक्षा उसको 20% एडवांस में आनंद आया, और उसने सोचा यार वाह यार ये तो कमाल हो गया, गजब का स्वाद आ रहा है, देखो नमक मिर्च के बगैर जैसा स्वाद आ गया उसको साथियों, यार क्या बात है। उसने खुशी हो, यार क्या बात, मैं तो ऐसे ही उदास बैठा था, कितना आनंद आ रहा है इस चीज को खाने में। और वो साथियों बड़ी आनंद के साथ उसको खाया, पेट वेट भर लिया। पर मन में ये शंका थी कि यार ये हुआ तो आग से, लेकिन ये आग कैसे जली। अब उसको तो पता नहीं था कि भाई तूने पत्थर फेंका था और पत्थर से आग लग रही थी, अब उसको पता नहीं था भाई कैसे जलती है आग। तो अब ये सोचने लग गया यार यार ये पत्थर कैसे फेंका, क्या हुआ और क्या घटना, ऐसे मतलब सोचता सोचता ये भाई रात बाद से को तो सो गया, मन में दाब के वही सो गया, कौन सा बिस्तर लगाना था, सो गया।
कौन सी, उसको सुबह उठ के लाइव क्लास देखनी थी, सो गया भाई भाई। अब क्या हुआ, कब ये यहाँ पे बियाबान जंगल में, जले हुए जंगल में घूमता 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 साथियों धर्मजला इस नदी के किनारे पहुंच गया। अब साथियों यही था ना, ये नदी के किनारे, यहाँ पे पहुंच गया इस नदी के किनारे। अब ये साथियों नदी के किनारे, अब नदी को देखा, भाई ये मामला क्या। अब साथियों इस नदी के किनारे पे पहुंच गया, कहते हैं कि तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदियां किनारे, तेरा हर पल रास्ता निहारे दिल लगे नहीं तेरे नगारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदियां किनारे, तेरा हर पल रास्ता निहारे दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। मुझे आंखों में बसा ले, मुझे दिल में छुपा ले मेरे भोले साजना, तुम्हें दिल दे दिया मेरा दिल ले लिया, तुम्हें दिल दे दिया मेरा दिल ले लिया। देखो सुनहरी धूप भी ढलने लगे मुंडेर से, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ आई तो कितनी देर से, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ आई तो कितनी देर से। अब साथियों ये यहाँ पे हो गया, ये तो खैर मजाक की बातें थी। तब ये यहाँ पे पहुंच गया साथियों। अब ये यहाँ पे गया तो देखा ये नदी। अब साथियों ये नदी, अब उसने क्या हुआ कि यहाँ पे खड़ा था ये, अब यहाँ पे खड़ा होकर देखे तो यहाँ पे साथियों हरियाली, थोड़ी सी नदी को थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ साथियों, जूम कर देता हूँ आपके सामने ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साथियों, इतिहास को पढ़ना बहुत ही आनंद का काम होता है साथियों। इतिहास को पढ़ाना और पढ़ना बहुत ही आनंद होता है साथियों। ये विक्टोरिया झील है, आप वाली विक्टोरिया झील, आपको पहले बताया था कूद मत जाना भाई, बहुत ज्यादा गहरी है, 272 फीट से ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा बड़ी झील है, निकल भी नहीं पाओगे। और यहाँ से साथियों ये नदी जा रही है, मान लो ये नदी है भाई, ये इसमें पानी बह रहा है, बड़ा स्वस्थ निर्मल जल नदी का बह रहा है और साथियों भूमध्य सागर में जाके गिरेगी, आपको पता है। और साथियों इस झील पे यहाँ पे है वो आदि मानव है, यहाँ पे खड़ा है भाई, ऐसे खड़ा है भाई, ऐसे आदि मानव खड़ा है, ठीक है। और साथियों यहाँ पे उसको क्या दिखा, इस नदी के पार वृक्ष दिखे, सुंदर सुंदर पेड़ दिखे ऐसे। अब साथियों ये पेड़ यहाँ पे उसको दिखे भाई, सुंदर सुंदर, यहाँ दूब लगी थी, घास लगा और कुछ धरातल भी उसको यहाँ पे दिखाई दिया। अब जैसे उसको दिखा तो उसने सोचा कि यार उस तरफ जाना चाहिए, है ना। तो साथियों उसने क्या कि यहाँ से, अब ये नदी ऐसे थोड़ी थी कि भाई इसको पार करके चले जाए, ये लगभग इसकी चौड़ाई बात करें ना साथियों, राजस्थान जैसी वाली नदी नहीं थी। राजस्थान में नदियों के नाम पे कलंक है, जैसे राधा हनुमानगढ़ की घग्गर नदी है, जयपुर की बाणगंगा है, ये साथियों इसमें पानी तो कोई बड़ी दुर्बलता से दिखाई देता है। राजस्थान की घग्गर नदी एक बार मैं देखने को चला गया था, पानी दिखाई नहीं, मैंने सोचा भाई यहाँ पे सूरतगढ़ के आसपास नदी बहती है, मैंने सुना था घग्गर नदी यहाँ निकलती है, तो पानी था ही नहीं उसमें, बोला ये है घग्गर नदी, घास खड़ी थी उसमें पूरी, तो वहां पे पानी, नदियां तो ये हैं जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, नील नदी है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी नदियां ये है, पानी उसमें पानी देखे तो एक समुद्र सा दिखाई देता है ऐसे, हमेशा कल कल की ध्वनियां, बहुत निर्मल स्वस्थ जल शांत सबर में बहता हुआ, बड़ा आनंद का अनुभव नदियों के किनारे होता है। तो साथियों बड़ा माहौल अच्छा। तो इसकी जो चौड़ाई थी साथियों लगभग कहते हैं कि 4 से 5 किलोमीटर के आसपास है, लगभग बता रहा हूँ साथियों 4 से 5 किलोमीटर चौड़ाई है। अब सोचो 4 से 5 किलोमीटर तैरना आसान थोड़ी है, तैरना आता नहीं। अब ये आया भाई, होशियार आदमी था आपकी तरह, आया और आया ऐसे ही इसके पास आया, उसने अंदर लगाई गुजर लगाई, जैसे कूदा तो गुजर की गायो बुलबुलो बुलबुल होना कि पाछो निकल, बोले यार ये क्या डूब के बचा, तो जल्दी से बाहर निकलो, बाहर निकल के आयो, बाहर निकल के आगे सोचो यार पार पड़ेगा नहीं, आपा तो तिरकों से कम, इस नदी को पार कैसे करें। अब इसके मन में, क्योंकि उसे नदी को क्या करना था, पार करना था, यहाँ से इस पार जाना था, और यहाँ पे उसको हरियाली दिख रही थी, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, क्योंकि 1988 में साथियों आपको गाना आया था नहीं, ये साजन मेरा दिल उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। और साथियों अब तो 2020 चल रही है, और 2020 में पता आपको कैसे गाने चलते हैं कि साजन मेरा उस पार है जल्दी आजा वरना दूसरा तैयार है। तो साथियों उसको तो उस पार जाना था, नदी के उस पार जाना था, नदियां के उस पार जाना था। अब साथियों अब ये नदी के उस पार जाएगा तो आपको पता है इसको प्रयास तो करने पड़ेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रयास किए उसने क्या किया कि लकड़ी की नाव बनाई,
ठीक है, और लकड़ी को तैरना सिखा दिया, लकड़ी के बड़े बड़े, क्योंकि सूखी लकड़ियां थी ना, तो उसको वहां पे तैरना सीख दिया, तो उसने सीख लिया, ऐसे करना सीख लिया। और एक साथियों बहुत अच्छा काम करना उसने किया, यहाँ पे उसने स्थायी निवास बना लिया था, स्थायी निवास। साथियों क्या हुआ, आपने देखो कुत्ते, आप कुत्ते की बात कर रहा हूं मैं, कुत्ते से मैं ज्यादा बहुत प्रभावित हूँ साथियों, कि कुत्ते से क्या हुआ, कि कुत्ते से आप जानते होंगे कि कुत्ता क्या करता है कि मिट्टी होती है ना, मिट्टी, टिब्बे, टिल्ले होते हैं, टिब्बे बोलते हैं, टिल्ले, उसमें क्या करते हैं कि घूरी बना लेते हैं, घूरी, घूरी बना लेते हैं, एक बड़ा सा वैसे मतलब खोद देते हैं उसको, एक घूरी बना लेते हैं, गुफा बना लेते हैं, आपकी भाषा में बात करूं तो गुफा बना लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसी प्रकार एक घूरी बना ली ऐसे साथियों, ऐसे घूरी बना ली उसने यहाँ पे, यानी गुफा बना ली, गुफा, और ये इसमें रहने लग गया। अब साथियों 6-7 महीना कड़ी मेहनतों को किए, तैरना सीख गया, तैरना सीख गया था ये, और ये उस पार चला गया। अब ये यहाँ पे आ गया साथियों, अब ये तैरना सीख गया और ये यहाँ पे आ गया। अब साथियों जैसे यहाँ पे पहुंचा, तो उसको साथियों क्या हुआ कि उसको याद आने लग गई। किसकी याद आने लग गई, वो बात नहीं, किसकी याद आने, उसको अपने घर की याद आने लग गई साथियों। आप सोच रहे वो बात नहीं है, ठीक है, उसको घर की याद आने लग गई। अब ये क्या है कि अपने घर की तरफ, यानी अपनी गुरी की, अपनी गुफा की तरफ वापस चला, ये यहाँ पे आने लग गए। अब साथियों ये पूरे इस पास के आसपास के जंगल में, ये बियाबान जंगल था, ये सूखा था, यहाँ पे घूमता, और यहाँ पे घूमता हुआ क्या करता, ये वापस अपनी गुफा में आ जाता था शाम को। यानी आदि मानव अब क्या होने लग गया है, स्थायी निवास हो गया था उसका, तो क्या होने लग गया, सभ्य होने लग गया था साथियों। तो क्या है कि आदि मानव क्या होने लग गया, सभ्य होने लग गया, यानी मानव इस वक्त क्या होने लगा है, इस समय में सभ्य होने लगा है, अपना स्थायी निवास, जब मानव स्थायी निवास बना लेता है तो वो सभ्य हो जाता है। तो साथियों ये भी क्या हो गया, सभ्य होने हैं। और जब आदि मानव सबसे पहले सभ्य कहाँ हुआ, तो नदियों के किनारे हुआ। तो नदियों के किनारे साथियों आदि मानव तो सबसे पहले सभ्य हुआ था। और साथियों नदियों के किनारे सभ्य होने के कारण ये है कि नदियों के किनारे ही क्या हुआ था, सभ्यताओं का उदय हुआ था। सभ्यताओं का उदय कहाँ हुआ था, सभ्यताओं का उदय कहाँ, नदियों के किनारे। इसलिए एक साथियों सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बची हुई हैं। सदियों जितनी भी सभ्यताएं वो सब नदियों के किनारे बनी हुई है। चाहे आप उसको कालीबंगा सभ्यता ले लो, आयड़ सभ्यता ले लो, आप बात करें तो गणेश्वर सभ्यता ले लो, है ना, उदयपुर की बालाथल ले लो, ऐसी तमाम सभ्यताएं, जब राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे तो लगभग 170 से ज्यादा सभ्यताओं के बारे में हमारा अध्ययन करने वाले हैं। उसके बारे में तमाम जानकारियां हम समझेंगे कि सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। तो साथियों सभ्यताओं के बारे में, तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सब की सब सभ्यताएं, जितनी की जितनी, कितनी कितनी, सभी की सभी सभ्यताएं क्या है, ये जो नदियों के किनारे हुए। तो भारत में क्या है कि सभ्यताओं की जननी है वो नदियों को माना जाता है। क्या माना जाता है, देखो भारत में जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी जो नदियां, सॉरी, जो सभ्यताएं हुई हैं उसको सबको सब नदियों का जननी माना जाता है। तो भारत में सभ्यताओं की जननी क्या है, सभ्यताओं की जननी, प्रश्न आ जाए सभ्यताओं की जननी, तो सभ्यताओं की जननी क्या है, नदियां हैं। सभ्यताओं की जननी नदियां हैं। आपको समझ में आ गई होगी साथियों। तो ये साथियों इस प्रकार की बातें हैं, समय बीतता गया और आदि मानव धीरे धीरे सभ्य होता गया। अब तक साथियों हम पढ़ रहे थे वो क्या था कि अब तक हम पढ़ रहे थे कि आदि मानव ने भरण पोषण करना सीख लिया था, भरण पोषण करता था इसलिए पेड़ पौधे खाता था, आग जलाना सीख गया था, औजार बनाता वो पत्थर के बनाता था क्योंकि पत्थर का, तो साथियों सब काम किए कि पत्थर के चलते थे, कोई उसमें तांबा नहीं था न लोहा था, तो सब क्या था, तो पत्थर था। कौन सा काल की बात कर रहे थे, अभी हम पाषाण काल की बात कर रहे थे, पाषाण काल की, ये थोड़ा लिखने में ना, पाषाण काल किसकी बात कर रहे थे, पाषाण काल की। तो साथियों इस काल में पाषाण काल की, और साथियों पाषाण काल को है ना वो बांटा गया है साथियों 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है पाषाण काल को, 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा वो भी बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो एक भाग आता है जिसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। साथियों इस काल में मानव का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, मानव का जन्म हुआ था, मानव का जन्म, ठीक है। और एक आता है साथियों 2 नंबर की बात करूं, ये 1 नंबर है। 2 नंबर में क्या आता है, पूरा पाषाण काल, मानव का जन्म हुआ था। 2 नंबर की बात करूं तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरे की मैं बात करूं तो वो क्या है, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल,
पाषाण काल। तो साथियों पाषाण काल, इस प्रकार साथियों पाषाण काल है जो 3 माने जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि विश्व में सभ्यताओं का उदय हो गया था। आपको बताया ना कि मैंने अभी नदियों के किनारे मनुष्य सभ्य होने लग गया था पाषाण काल में, तो सभ्यताओं का उद्भव होने लग गया, धीरे धीरे अपनी स्थायी जगह उसने बना ली थी। तो सभ्यताओं का विश्व में सभ्यताओं का निवास। तो बात प्रश्न यहीं पे ये उठता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी? प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कौन सी? प्रश्न ये उठता है कौन सी भाई? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो आपको पता है कि सबसे पहले मानव कहां सभ्य हुआ था? नील नदी के किनारे। तो नील सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता। कौन सी? नील सभ्यता। नील सभ्यता सबसे प्राचीन है। नील सभ्यता क्या क्या है साथियों? सबसे प्राचीन है। नील सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। अब आप बात करोगे कि विश्व की सबसे प्राचीन, भारत की। तो भारत की साथियों, भारत की पूछोगे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कैसे होगी? तो वो तो विश्व की होगी ना। पहले सबसे पहले कहां पे स्थापित हुई? नील नदी के किनारे अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप। पहले आपको पता है कि मानव का जो अवशेष, मानव का जो जन्म हुआ था वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जन्म का महाद्वीप भी कहा जाता है। और साथियों मानव जन्म का महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले। तो अब एशिया महाद्वीप में रह रहे हैं ना, एशिया महाद्वीप में तो नहीं हुआ था, एशिया महाद्वीप अलग चीज है। तो साथियों ये जो सभ्य भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो भारत में पहले अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में यानी सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप ने, विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व में नील नदी क्या है? तो भारत का नहीं। तो भारत में क्या हुए थे? काल आए थे साथियों। अब वो काल कौन कौन से काल आए थे उसकी बातें करते हैं। भारत में कौन कौन से काल आए? क्योंकि सभ्यताओं के विकास हो गए थे, सभ्यताओं के बाद में क्या आए थे? भारत में काल आए थे, है ना। वो काल कौन कौन से? जैसे आया था सिंधु सभ्यता हुई, सभ्यता स्थापना हुई भारत के अंदर, सभ्यताएं आई। तो उसमें कहा था सिंधु काल। सिंधु काल इसको एक नाम से हो जाता है, सिंधु काल के नाम से, सिंधु काल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। सिंधु काल या सिंधु काल के नाम से है, सबसे पहले ये काल है। अब साथियों काल का थोड़ा क्रम पढ़ देते हैं, इतिहास की थोड़ी क्रम की चर्चा कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा तवज्जो रखना, ध्यान देना आप। कि दूसरे की बात करूं तो दूसरे समय आया था वैदिक काल। वैदिक काल। अब साथियों आपको बता दूं कि जैसे जैसे क्या है कि कोई काल उतरता है तो उस उतरते काल को क्या कहते हैं? उत्तर काल लगा लेते हैं, पूर्व या उत्तर अर्थ लगा देते हैं। तो साथियों इसको कहा जाता है, जैसे वैदिक काल उतरेगा तो उस उतरते काल को क्या कहेंगे? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। फिर आया था साथियों उत्तर वैदिक काल, और फिर इसके साथ बाद में आया था साथियों उत्तर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आया था साथियों मौर्य काल। मौर्य काल। और मौर्य काल के बाद में साथियों फिर लगा दो उत्तरोत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल यानी उत्तरोत्तर मौर्य काल, ठीक है। और इसके बाद साथियों इस प्रकार उत्तर लगता जाएगा जैसे जैसे काल उतरता। तो साथियों फिर आया था गुप्त काल। तो गुप्त काल आया। अब उत्तर गुप्त काल आएगा। तो साथियों इस प्रकार गुप्त काल के बाद साथियों यहाँ पे आया था राजपूत काल, ठीक है। राजपूत काल। कौन सा काल आया? राजपूत काल आया। अब आपको पता है राजपूत काल। अब राजपूत काल के बाद कौन सा काल आया वो साथियों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। राजपूत काल के बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। राजपूत काल के बाद आया था साथियों दिल्ली सल्तनत। क्योंकि आपको पता है दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल आया था। अब दिल्ली सल्तनत शब्द देखो साथियों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली सल्तनत है ये साथियों। सल्तनत शब्द ये अरबी भाषा का शब्द है, क्योंकि भारत में क्या है? भारत में तो साथियों शासक कहते हैं, शासन कहते हैं, शासक कहते हैं। और अरबी भाषा में क्या कहते हैं? अरब देश के लोग यानी विदेशी लोग, आकार आकांताएं थे विदेशी, वो भारत के अंदर आ गए थे और राजपूतों से युद्ध करके उसने भारत को अपने आधिपत्य में लिए, आधिपत्य जमा लिए थे भारत के कई हिस्सों पे। तो उसने अपने केंद्र बिंदु किसको बनाया? दिल्ली को बनाया। दिल्ली को राजधानी घोषित करते थे, दिल्ली से सब पूरे भारत पर, हिंदुस्तान पर नजर रखते थे। तो साथियों ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी गई। तो दिल्ली सल्तनत काल हुआ था। और साथियों इसमें इस प्रकार से 5 काल आए थे साथियों। अब इसका अंत कैसे हुआ? अब साथियों इसको पता है आपको कि इसका अंत कौन करेगा? इसी का कोई आने वाला करेगा। तो आपको पता है कि इसका अंत, ये तो मुसलमान थे साथियों, मुसलमानों का अंत कौन करेगा? एक मुसलमान करेगा साथियों, मुसलमान अंत करेगा। कहते हैं ना कि हर बाप का बाप होता है जिसको दादा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हर बाप का बाप होता है जिसको दादा के नाम से जानते हैं। तो इसका बाप आने वाला है। अब बाप कौन आए थे? यहाँ पे मुगल आए थे साथियों। मुगल वंश की स्थापना हुई। अब मुगल वंश आया था साथियों, मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब मुगल काल आ गया साथियों, मुगल काल, ठीक है साथियों, मुगल काल शुरू हो गया।
अब साथियों मुगल काल का अंत कैसे हुआ, तो वो हुआ था साथियों, आपको पता है कि 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटिश के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसको लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर है जो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, 1608 में यहाँ पे आए ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे आकर के उसने जहांगीर से व्यापार करने का, औपनिवेशिक व्यापार करने का इरादे से वो लोग आए थे और यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। और फिर इसके बाद साथियों चलते गए, धर्मंजला समय बीतता गया, और उस लोगों ने क्या किया कि इस मुगलों को यहाँ से भगा दिया, ठीक है। और भगाने के बाद यहाँ पे काल आ गया था जिसको कहा जाता है 1857 की क्रांति काल बाद आया था ब्रिटिश काल, यानी पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों की हुकूमत हो गई थी, ब्रिटिश काल आ गया था साथियों, अंग्रेजी सरकार की अधीनता हो गई थी, ब्रिटिश काल आ गया था साथियों, यहाँ पे अंग्रेजों की अधीनता। अब साथियों समय बीतता गया, समय की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, और तो साथियों इसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश हिंदुस्तान भारत आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद साथियों 26 जनवरी 1950 को यानी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतंत्र देश घोषित हो गया, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश बना। और साथियों लोकतंत्र देश बना तो यहाँ पे कौन सा काल आ गया, लोकतंत्रात्मक काल, तंत्रात्मक काल आ गया साथियों, लोकतंत्रात्मक काल। तो साथियों लोकतंत्रात्मक काल आ गया जिसको कहते हैं आधुनिक काल भी कहते हैं, आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल के नाम से भी जाना जा सकता है, आधुनिक काल हो गया साथियों। अब ये जो वर्तमान में चल रहा है साथियों, ये कौन सा लोकतंत्रात्मक काल या आधुनिक काल है जो वर्तमान में चल रहा है। अब साथियों आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इतिहास का क्रम चलता है। इतिहास आधुनिक काल आ गया, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, ठीक है। अब साथियों ये थे काल, क्या समझ में आया आपको, ये क्या थे, ये सब के सब क्या काल के बारे में पढ़ा आपने। अब साथियों आपको पता है, अब अपन पढ़ेंगे आगे इतिहास का विकास, इतिहास के उद्भव के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं इतिहास का विकास, इतिहास का विकास, इतिहास का विकास पढ़ेंगे, इतिहास का विकास कैसे हुआ। साथियों अब आपको इतिहास समझ में आ गया होगा, कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, इतिहास वही लोग पढ़ते हैं जिसके सीने में दम होता है, इतिहास वही लोग पढ़ते हैं जिसके सीने में दम होता है। तो साथियों आप ऐसे व्यक्ति हो, अब इतिहास को पढ़ना मत छोड़िएगा, आप इतिहास को पढ़ेगा आपको हर चीज समझ में आएगी। इतिहास एक ऐसी विषय वस्तु है कि जिसको पढ़ने के बाद आपको राजनीतिक विज्ञान, आपको अर्थव्यवस्था, आपको तमाम सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे, साइंस भी आपको समझ में आ जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था भी आपको समझ में आएगी, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। और साथियों अब पढ़ रहे हैं राजस्थान की इतिहास, यानी इतिहास के विकास, इतिहास का विकास कैसे हुआ, कि इतिहास के विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए किन किन इतिहासकार, किन किन विद्वानों का सहयोग रहा जिससे उसने इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाया, इतिहास के विकास को आगे बढ़ाया, उसके बारे में पढ़ते हैं साथियों। थोड़ा सी जानकारी यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो साथियों हम बात करेंगे तीन प्रकार की बातें यहाँ पे करने वाले। एक तो हम करेंगे विश्व के आधार पे बातें, विश्व के स्तर पे बातें करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम भारत के आधार पे, किसके आधार पर करेंगे, भारत के आधार पे। और तीसरी हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास की सीरीज चल रही है ना, तो राजस्थान की भी बात करेंगे। अब साथियों इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या इतिहास के विकास क्रम में जनक की बात करते हैं साथियों, जनक शब्द आता है जिसकी बात करते हैं। तो विश्व इतिहास का जो जनक है वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है साथियों हेरोडोटस को। हेरोडोटस को विश्व इतिहास का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। बात करूं भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय इतिहास का जो जनक है वो साथियों वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है, वेद व्यास को। किसको माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है। अब बात करें राजस्थान के इतिहास को जनक किसे माना जाता है, तो राजस्थान के इतिहास का जनक है वो साथियों कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड जी को माना जाता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इसका संबंध कहां से रहने वाला है, ये संबंध कहां से रखते थे। संबंध की बात करूं तो साथियों इसका जो संबंध था ये यूनान के रहने वाले थे साथियों। कहां के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। वेदव्यास जी साथियों कहां के रहने वाले थे, नेपाल के रहने वाले थे साथियों। पहले नेपाल भारत एक हुआ करता था और आज भी वैसे एक ही मान लो कि नेपाल और भारत, नेपाल के रहने वाले थे तो इसने क्या कि भारत के ही माने जाते हैं। तो क्या साथियों ये भारत के ही माने जाएंगे, ठीक है, भारत के जनक माने जाएंगे। इसका संबंध कहां से, नेपाल से। और साथियों कर्नल जेम्स टोड का जो संबंध है वो इंग्लैंड से है। ये भाई अंग्रेज थे, भाई एक बात सीधी सी अंग्रेज थे। ठीक है,
अब साथियों बात करते हैं ये कैसे हुआ। देखो हेरोडोटस है ना, उसने क्या किया, हेरोडोटस जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था स्टोरिका। क्या नाम था, स्टोरिका पुस्तक लिखी, स्टोरिका। क्या लिखा उस पुस्तक का नाम, स्टोरिका। इस स्टोरिका पुस्तक लिखी थी और ये पूरी पुस्तक है साथियों, ये यूनानी भाषा में लिखी गई थी, यूनानी भाषा में पूरी पुस्तक साथियों लिखी गई थी। और साथियों इस पूरी पुस्तक में उसने विश्व का इतिहास लिखा था और बाद में इस यूनानी भाषा में जो पुस्तक लिखी थी उस बाद में धीरे धीरे उस पुस्तक का क्या हुआ कि अनुवाद हुआ और अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने क्षेत्र की अपने अपने देश की भाषाओं में अनुवाद किया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इतिहास, विश्व के इतिहास के जनक किसको माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है, जिसका संबंध कहां से था, यूनान के रहने वाले थे साथियों। अब बात करते हैं भारत के इतिहास की, है ना। तो भारत के इतिहास को लिखा था साथियों वेद व्यास जी ने। अब साथियों भारतीय लोग आपको पता है कि छोटा मोटा काम तो करने करते नहीं, कोई मोटा ही काम करे आपने, तो आप हमेशा मोटा ही काम करे, तो आप पुस्तक पास्तक हिस्सा काम कौन करा कर लिखने लो, आप कोई मोटी चीज लिखा। तो इसने क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, ग्रंथ लिखा। अब साथियों ग्रंथ कौन सा था, तो उसने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाभारत। अब महाभारत आपने देखी होगी, महाभारत लिखा था, किसने लिखा, महाभारत लिखा था वेद व्यास जी ने। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कौरव पांडवों के बीच धर्म अधर्म और सत्य और असत्य के बीच एक बहुत बड़ी विश्व की लड़ाई लड़ी गई थी साथियों, महाभारत का युद्ध था वो। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक थे कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने भी क्या लिखी थी साथियों, पुस्तक लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड ने साथियों पुस्तक लिखी थी, इसमें लिखी थी द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और एक साथियों द वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसी पुस्तकें लिखी थी। बाद में साथियों इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया और हमारे हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले थे साथियों इसका जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, उसने भी इस पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में किया। और साथियों एक थे डॉक्टर भट्टाचार्य, जिन्होंने भी हिंदी में अनुवाद किया, जिसकी पुस्तक चलती है राजस्थान की पुरातात्विक स्रोत है, राजस्थान के इतिहास के स्रोत या कोश के नाम से कई पुस्तकें इतिहास की आती हैं, आप भी पढ़ सकते हो। तो बहुत ही, जो कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राजस्थान जो पुस्तक प्रकाशन करता है इस चीज को लेकर के, बहुत ही जानी मानी ऑथेंटिक बुकें हैं, आप भी उसको खरीद सकते हैं, बहुत कुछ बातें उसमें लिखी गई हैं। तो इतिहास, राजस्थान के इतिहास के जनक कौन थे, कर्नल जेम्स टोड माने जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि विश्व के इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास को माना जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। वैसे राजस्थान के इतिहासकार बहुत हुए हैं, जैसे मोहनोत नैणसी का नाम आता है, जिन्होंने मोहनोत नैणसी ख्यात लिखी, नैणसी ख्यात नामक पुस्तक लिखी। और साथियों वो पूरी की पूरी मारवाड़ी भाषा में लिखी थी, जिसका हिंदी में अनुवाद साथियों राम नारायण दुग्गड़ ने किया था। राम नारायण दुग्गड़ वही है जिन्होंने रामायण का अनुवाद है जो मारवाड़ी भाषा में किया था। और साथियों इसे तमाम जानकारियां आपके बीच में मैं हमेशा देखता रहूंगा साथियों, लाता रहूंगा। तो आप वीडियो को आपको पसंद आई होप साथियों, ये चीजें आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको इस चीज को समझ गए होंगे साथियों। तो साथियों ऐसी बहुत सारी तथाकथित जानकारी हैं, जो बहुत सी जानकारी वंचित रह गई हैं, वो भी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और समय अपनी निरंतर गति से जो चल रहा है और ये इशारा कर रहा है कि भाई अब समय हो गया है, लगभग तकरीबन मेरे हिसाब से 1 घंटे से आसपास ये क्लास हो गई है। तो साथियों आज की जो क्लास है, वो आज का जो सेशन है वो यहीं खत्म करते हैं। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का इतिहास का परिचय पढ़ेंगे, कि राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है। फिर राजस्थान के वंश पढ़ेंगे। भाई बहुत बड़ा एक अच्छे तरीके से, बहुत संकीर्ण भाषा में, बहुत आसान भाषा में आपको पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान का इतिहास, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अंतर मनो और आप मनोयोग शक्तियों से आसानी से उसको समझ जाओगे साथियों, बहुत ही आसान भाषा में। तो साथियों आज समय हमें इजाजत दे रहा है चलने की। तो साथियों आपके दोस्त, आपके सखा, आपके अली को दीजिए आज की क्लास में इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बने रहिए साथियों, आपका साथ जरूरी है, आपका सहयोग जरूरी है साथियों। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए, और आगे की सीरीज भी आपके सामने उपलब्ध होती रहेंगी, उसको भी आप देखते रहिएगा। तो साथियों आज आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखा कुमार कृष्ण को दीजिए इजाजत। तो आज की क्लास में लेते हैं इजाजत आपसे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई उमंग और नए जोश के साथ। तो साथियों आज की क्लास की यहीं पे पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान।